Hello everyone. Today we start new chapter in science, gravitation. Gravitation क्या है, इसकी किस तरह से ग्रेविटेशनल लॉ बने, इसके लिए आप बहुत दिन से आपने एक कहानी सुनी होगी बहुत पहले भी कि न्यूटन थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ के नीचे जैसे ही बैठे तो उनके सिर के ऊपर एक एप्पल आके गिरा। तो उन्होंने देखा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, तो पेड़ से टूटने के बाद जो एप्पल है वो ऊपर क्यों नहीं गया। तो कोई भी चीज़ है वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है। इसी थ्योरी को समझने के लिए उन्होंने आगे इसकी अपनी थिंकिंग को बढ़ाया और इस थिंकिंग को बढ़ाने से ही ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो बने थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाई डू ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही क्यों आता है। दूसरा है व्हाई डू द प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, कि जो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है वो चारों तरफ क्या करते हैं, क्यों रिवॉल्विंग होते हैं, क्या तो इसका मीन्स क्या है कि जो सन होता है वो क्या होता है, रोटेट होता है, और सन के रोटेट होने से जितने भी प्लैनेट हैं वो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि आप अपने हाथ में एक थ्रेड से एक स्टोन को बांधिए और उसको तेज़ी से आप क्या करिए, घुमाइए, तो आप देखते हैं कि जब वो घुमाते हैं तो वो जो स्टोन है वो चारों तरफ क्या होता है, रिवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हाथ है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। रोटेट होने से जो वो स्टोन है वो चारों तरफ से क्या होता है, रिवॉल्व होता है। तो इसका भी यही रीज़न है कि जो सन है वो क्या होता है, रोटेट होता है, और रोटेट होने से जो प्लैनेट है वो क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, हमेशा कभी भी स्ट्रेट में नहीं आते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है जो मून है वो अर्थ के चारों ओर क्या होता है, रिवॉल्व होता है। तो अर्थ क्या होती है, रोटेट होती है, आपको पता है। तो रोटेट होने से जो मून है वो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। तो ऐसा कौन सा, इसके लिए हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि किस तरह से फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, और किस तरह से कोई भी चीज़ है वो क्या होती है, नीचे की तरफ ही क्यों आती है, या जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर किस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, या जो मून है वो अर्थ के चारों ओर। तो इसका एग्जांपल बेस्ट मैंने आपको बताया कि यदि आपने एक थ्रेड में पत्थर बांधा और उसको चारों तरफ घुमाइए तो कभी भी वो, जैसे ही आपने हाथ को रोटेट करना बंद कर दिया तो वो पत्थर सीधे आपके स्ट्रेट आपके ऊपर आकर के लगेगा। तो इसके लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, कि यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स जो लगता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो कोई भी दो पार्टिकल है यूनिवर्स में, कोई भी है, सभी में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के लिए फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन कोई भी दो चीज़ हमको अट्रैक्ट होती हुई क्यों नज़र नहीं आती, जैसे हमारे हाथ में दो पेन है, एक दो हाथ है, तो जैसे मैं एक उंगली, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो हमको फोर्स नज़र क्यों नहीं आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब में लगता है। इसके लिए हमको एक लॉ समझना पड़ेगा, उसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है फोर्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम पढ़ेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टू पार्टिकल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, कि जो मासेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है, ऑफ एनी पार्टिकल, एंड इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड है, एक तो मास और एक जो डिस्टेंस है बिटवीन द पार्टिकल्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। जैसे इसका एग्जांपल है, यहाँ पर दो हमारे पास कोई पार्टिकल्स हैं ए और बी, तो जो ए है वो फोर्स लगाएगा बी को अट्रैक्ट करने के लिए, और बी है वो किस फोर्स लगाएगा, ए को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा तो ए तो बी की तरफ मूव करना चाहिए और बी ए की तरफ। इन दोनों के मासेज है m1 और m2, लेकिन ये मूव करते हुए क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनका मास जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत ही कम मास होने के कारण इस तरह का अट्रैक्शन हमको दिखाई
नहीं देता है, लग तो रहा है लेकिन वो नज़र नहीं आता है। तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे आपको पता चल गया कि जैसे ये पेन है, पेन को यदि हम नीचे गिराएंगे तो वो हमेशा क्या नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 10⁻24 kg, लगभग इतना मास हमारी अर्थ का होता है। इसीलिए जो अर्थ होती है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ये पेन है, नीचे गिरेगा तो पेन ग्रेविटेशनल फोर्स, पेन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए पेन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ये ऐसे हम है, हम हमेशा जो अर्थ होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, क्योंकि अर्थ का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। तो ये जो लॉ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, मासेस के ऑफ द पार्टिकल्स, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो दोनों के बिटवीन जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, r। यदि इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करेंगे तो जितना ये इसको इतनी दूरी पे जाएगा उतना ही m जो b है वो भी, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ये r²। अब मैथमेटिकली जो डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे, f प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। दोनों पार्टिकल्स का मास क्या हो गया, m1 और m2, और f प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जितना डिस्टेंस ये तय करेगा उतना ही b वाला भी डिस्टेंस, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, r²। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो 1/r²। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अब यहाँ पर हमको प्रोपोर्शनल को एक कांस्टेंट वैल्यू देनी है, और कांस्टेंट जो होती है वो क्या होता है, g होता है। तो f = g m1 m2/r²। g क्या है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये न्यूटन ने दिया था। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कितनी इसकी वैल्यू होती है, इसके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको कुछ क्वेश्चन है, वाई डू ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, वाई डू द प्लेनेट ऑर्बिट अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो इसका एग्जांपल सन वाला ले लो, या मून वाला, या आप स्टोन वाला, कि यदि हम किसी स्टोन को हाथ में लेकर चारों तरफ से रोटेट करेंगे हमारे हाथ को, तो वो क्या करता है, रिवॉल्व होता है। किसके अंदर होता है, सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब ये है कि हाथ रोटेट हो रहा है, रोटेट होने से जो स्टोन था वो सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, तो कौन से फोर्स से हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी चीज़ है वो नीचे आ रही है तो भी कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई चीज़ रिवॉल्व हो रही है, प्लैनेट रिवॉल्व हो रहे हैं सन के चारों ओर, या मून रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के चारों ओर, वो किस फोर्स के कारण होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये बताया कि किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये हमको नज़र क्यों नहीं आता अट्रैक्शन जो है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास पे, मासेस पे और डिस्टेंस पे। तो इसके लिए हमने समझा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके ऊपर डिपेंड है, मास और डिस्टेंस। तो इसके लिए हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ा। तो डेरिवेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है ये f = g m1 m2/r²। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।